सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में क्या-क्या बातें हुई हैं और कौन-सा आर्टिकल कौन रिलेटेड है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना? तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है और कौन से आर्टिकल में क्या बात लिखी गई है, वो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में। चलो, आपको एक बात तो पता ही है कि देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एन इनर्ट बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट व्हिच इवॉल्व एंड ग्रो विथ टाइम। यही बात हो रही है बेसिकली, तो आपको पता ही है क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा जो संविधान है बेसिकली, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे-जैसे समाज की में ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट या संशोधन होता है, आपको पता है। तो इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है। तो अगर हम सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की बात करें, जो प्रस्तावना होती है शुरू में, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल। द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर socialist pattern of the society and dignity of the individual, decent standard of living and pollution free environment is inherent in this। बेसिकली अगर हमारा प्रियम्बल की बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, उसमें अगर बात करें तो वो क्या इंश्योर करती है? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है? और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज इनहेरेंट इन दिस। मतलब अगर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इसके अंदर ही सारी चीजें हैं कि बेसिकली एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। ये सब बातें इसके अंदर ही बेसिकली समाई हुई है ना? इस तरह की बात लिखी हुई है। और आर्टिकल 21 है बेसिकली, ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, इसकी मैं कुछ सीक्वेंस में बात करूंगा, अभी यहाँ बता भी देता हूँ। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। यानी कि जीने के अधिकार के बारे में है। यहाँ पे भी हम एक तरह से फंडामेंटल राइट की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट है, यानी वो हमारे लिए या मतलब एक तरह से सेफ इन्वायरमेंट हमारे एक राइट है, हमारा पाना एक हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बारे में मैं बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल में बात करूंगा अभी। लेकिन पहले आपको ये प्रियम्बल के बारे में थोड़ी सी बात जाननी है। आगे कुछ और आर्टिकल्स को लेके आते हैं, फिर हम पूरा अच्छे से क्वेश्चंस के से सारी चीजें समझेंगे। सलोनी मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले एक ईपीए की बात कर लेते हैं, है ना? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ईयर तो पता ही है आपको सबको, 1986। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन कैसे किया है इन्वायरमेंट को, क्या कैसे डिफाइन किया है, परिभाषित कैसे किया है कि इन्वायरमेंट क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन इन्वायरमेंट एज इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटररिलेशनशिप which exist among the between air, water and land and human beings, other living creatures, plants, microorganism and property। यानी कि बेसिकली इन्होंने जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है 1986 में इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया कि इन्वायरमेंट में क्या-क्या इंक्लूड है, वाटर है, एयर है, लैंड है और इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, एयर के साथ, वाटर आपस में, लैंड ह्यूमन बीइंग के साथ और अदर लिविंग क्रिएचर्स के साथ, चाहे वो प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और जो प्रॉपर्टीज जो है उनमें किस तरह का इंटरेक्शन है ना? वो बेसिकली ईपीएम में पूरा का पूरा ही इन्वायरमेंट है ना? जो हमारे चारों है बेसिकली, बायोटिक ये सब बातें तो होती है, लेकिन ये डिफाइन कैसे किया है? अगर हम आर्टिकल 51 ए के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, यहाँ पे ड्यूटी की बात की गई है ना? क्या ड्यूटी की बात की गई है? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इम्पोज ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। आर्टिकल 51 ए का जो सब क्लोज जी है, सेज क्या कहता है ये आर्टिकल? that it shall be duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and have compassion for living creature। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और आपसे मतलब हमारे राइट के साथ हमारी ड्यूटी भी डिफाइन है, हमारा कर्तव्य भी है ना? आर्टिकल 51 ए जी के तहत कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द
नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें सब चीज इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आपको ड्यूटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये ड्यूटी है। आर्टिकल 51 एजी के तहत, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखोगे क्या अभी? बताओ, आप लोग कमेंट्स कम करते हो, अगर इस तरह से कमेंट्स कम करोगे तो फिर मजा नहीं आता है ना, सही में नहीं मजा आता। प्रॉपर अगर चलता रहेगा तो इंटरेक्शन बना रहेगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि बस आप सुनते हो, बस कान बंद करके बस चलो चले जाते हैं, है ना। चलो थोड़ा थोड़ा, हाँ चलो, थैंक यू। अब आर्टिकल 47 की बात करेंगे, आर्टिकल 48 की बात करेंगे, आर्टिकल 48 ए की बात करेंगे। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे कहाँ पे इन्वायरमेंट की बात छुपी हुई है, देखते हैं। आर्टिकल 47 provides that state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and improvement of public health एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी। यानी कि पब्लिक हेल्थ वगैरह जो है, हम किसी भी स्टेट को प्रॉपर की एक प्राइमरी ड्यूटी है, किसी राज्य की एक प्राइमरी ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है राज्य का, स्टेट का, कि वो अपने जो लोग हैं, है ना, उनकी जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट करे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो। तो आपको पता है, अगर पब्लिक हेल्थ की बात हो गई है तो हम अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो किस तरह से पब्लिक हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो यही कह रहा है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट विदाउट विच पब्लिक हेल्थ कांट बी अश्योर्ड। यही तो बात है ना। तो आर्टिकल 47 यहाँ बात करता है, तो यहाँ कुछ बातें छुपी हुई है। अगर हम आर्टिकल 48 की बात करें, तो आर्टिकल 48 डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर डायरेक्ट बात करें तो किस में डील करता है, agriculture and animal husbandry. It directs the states to take steps to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Basically, ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि जो बेसिकली हमारी जो खेती है, एग्रीकल्चर है या पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री है, उसको मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके से काम करना चाहिए उसमें। In particular, it should take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and dot cattle. Basically, ये कहा गया है कि इसमें बेसिक कि पर्टिकुलर इट्स टू टेक स्टेप टू प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूव द ब्रीड को इम्प्रूव करने में स्टेप लेना चाहिए। और जो गाय हैं, है ना, स्लटर उनका मतलब उनकी हत्या वैसे रोका जाना चाहिए, इस तरह की बात आर्टिकल 48 में की गई है। ठीक है ना, जो दुधारू पशु है उनको नहीं मारना चाहिए, ये बात 48 में की गई है। और बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट से 48 ए आया है और उसमें क्या बात की गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो अगर हम यहाँ 48 ए की सीधा सीधा बात करते हैं तो सीधा इन्वायरमेंट का जिक्र है। अगर 48 सिर्फ 48 की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में डील करता है। 48A क्या है of the constitution says that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of a country। तो यहाँ पे 48A बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो हम इन्वायरमेंट में ऐसे करते हैं, 48A को ढूंढते थे, नहीं नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्लीज ध्यान रखें, है ना। ड्यूटी की बात हो तो अलग। और जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब 48 ए तो था ही नहीं, क्योंकि पता है हमें अमेंडमेंट होके बाद में जुड़ा है। तो आपसे ये भी पूछा जाए कि कब ये 48 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, कब जुड़ा ये, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, है ना, आपातकाल लगा था। कब से कब, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1997 तक लगा था। और ये जो बेसिकली अमेंडमेंट से जुड़ा है, जब हमारे देश की इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब ये बेसिकली आर्टिकल 48 आया, 48A, है ना, क्योंकि ये अमेंडमेंट से जुड़ा है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखना प्लीज। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे, है ना, दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ
और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने बात करी थी, है ना। आर्टिकल 21 हैज रिसीव्ड लिबरल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 गारंटीज फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का मौलिक अधिकार की गारंटी लेता है, ये बात समझना है आपको। और यहाँ पे देखो केस चलते हैं, आपने देखा होगा किसी राज्य के बीच, केंद्र के बीच, या किसी विशेष व्यक्ति जो करता है वो केस के नाम से, उन्हीं के नाम से जान लेते हैं। तो यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 हैज रिसीव्ड लिबरल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टू टाइम कि भी क्या होना चाहिए, उसकी टाइम टू टाइम व्याख्या हुई है आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया इन कौन से केस में, इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब मेनका गांधी और केंद्र सरकार में जब ये केस चला, तब बेसिकली ये डिसीजन लिया गया कि आर्टिकल 21 हैज रिसीव्ड अ लिबरल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और आर्टिकल 21 किसकी गारंटी लेता है? फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसी के अंदर सारी चीज छुप जाती है, जो हमें इन्वायरमेंट एक तरह से सुरक्षित या साफ इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, इसी में छुपा हुआ है। राइट टू इन्वायरमेंट फ्री ऑफ डेंजर एंड ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन इज इनहेरेंट इन इट, यानी कि राइट टू इन्वायरमेंट वगैरह सारी चीज इसके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि जीने के अधिकार की बात करता है, हमारा मौलिक अधिकार है तो आर्टिकल 21, तो इसके अंदर ही बातें हैं। Right to healthy environment is important attribute of right to live with human dignity. The right to live in a healthy environment as part of Article 21 सीधा सीधा लिखा हुआ है of the Constitution was first recognized। ये कब पहली बार ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया, कौन से केस में, कि the right of live in a healthy environment as a part of Article 21, ये कब सबसे पहले बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया? in the case of रूरल लिटिगेशन एंड इम्प्लीमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट, ठीक है ना, पॉपुलरली नोन एज देहरादून कैरिंग केस जो हुआ था, बेसिकली जो माइनिंग का केस हुआ था, उससे ये माना गया कि राइट टू लिव इन ए हेल्दी इन्वायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली जब देहरादून में जो माइनिंग वगैरह का काम था तब की बात है, तब ये रिकॉग्नाइज किया गया कि हेल्दी इन्वायरमेंट भी बेसिकली जरूरी है, या फिर बेसिकली ये कहा गया कि हेल्थ इन्वायरमेंट भी पार्ट है ना, किसका? आर्टिकल 21 का। ठीक है, इट इज द फर्स्ट केस ऑफ दिस काइंड इन इंडिया, ये भारत में इस तरह का पहला केस था इन्वॉल्विंग इशू रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इन विच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट टू स्टॉप द इलीगल माइनिंग, है ना, उन्होंने इलीगल माइनिंग को डायरेक्टली स्टॉप कर दिया था अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, है ना। In MC Mehta versus Union of India, the Supreme Court treated the right to live in pollution-free environment as part of fundamental right to life under Article 21 of the Constitution। तो वही वाली बात है, आपसे सीधा सीधा पूछे कि बेसिकली हेल्दी इन्वायरमेंट की बात है, तो बेसिकली 21 के अंदर ये फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट का मतलब समझते हो ना, यानी कि मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं, अगर उनका किसी भी तरह का आपका कोई हनन होता है तो आप डायरेक्टली बेसिकली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मौलिक अधिकार ऐसा है। वैसे तो कोई ऐसा राइट, कोई भी ऐसे राइट है, बहुत सारे अलग भी राइट है, तो ऐसे नहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, लेकिन फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट आपकी डायरेक्ट सुनवाई करेगा, है ना। फंडामेंटल राइट ये बहुत मजबूत है एक तरह से, ऐसे नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है। आपको पता है पहले जो प्रॉपर्टी था, है ना, प्रॉपर्टी का राइट था पहले, एक आपको फंडामेंटल राइट था, लेकिन जब हदबंदी चकबंदी हुई तो अब लीगल राइट हो गया है, तो उनमें अमेंडमेंट भी हो सकता है। लेकिन आप अगर इनमें कोई विरोध करता है या फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहे हैं, मौलिक अधिकार आपको, या किसी भी तरह से आपके अधिकारों का हनन होता है फंडामेंटल राइट का, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री, अरे सर पॉपुलेशन नहीं पोल्यूशन आ रही, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है ना। अरे ऐसा तो आप बताना मेरे को कितने हैं, और भी केस बताता हूँ, आप बताना सुनता मैं, ये तो सब लोग बताओ, पता होना चाहिए, सही बात है। आगे चलो केसेस की बात करते हैं। इन पीए जैकोब वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोट्यम
केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको पता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, बोलने का अधिकार है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप बेसिकली देखो इसमें सीधा-सीधा लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a) डजंट इंक्लूड फ्रीडम टू यूज लाउड स्पीकर्स और साउंड एम्पलीफायर्स। ठीक है ना कि आपको फ्रीडम टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, लेकिन 19(1)(a) डजंट इंक्लूड फ्रीडम टू यूज लाउड स्पीकर और साउंड एम्पलीफायर। ये नॉइज पोल्यूशन के लिए आप रिलेट कर सकते हो कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। Thus, noise pollution caused by loudspeaker can be controlled under 19(1)(a) of the Constitution। यानी कि अगर लाउड स्पीकर की वजह से हम बात करें कि पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, तो हम कौन से आर्टिकल के तहत कंट्रोल कर सकते हैं? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, ठीक है। और आर्टिकल 19(1)(1)(g) की बात करें, ये जी देखिए, of the Indian Constitution confer fundamental right to every citizen to practice any professional or carry or any occupation, trade or business। मान लो ये है कि आप 19(1)(g) है, उसके तहत आप कहीं भी जाके किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हो भारत में, है ना? ये बात फ्री है। तो देखो लिखा हुआ ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और to carry on any occupation, trade or business. This is subject to reasonable restriction. A citizen can't carry on business activity if it is health hazard, लेकिन वो इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकता जो हेल्थ hazard है to the society और जनरल पब्लिक। Thus, safeguard for environment protection are inherent in this। इसमें भी कहीं न कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है कि चलो आप देश में कहीं भी जाके आप कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन, किसी भी तरह का काम कर सकते हो, है ना? फ्री हैं, लेकिन इस तरह का काम नहीं कर सकते जो हेल्थ हज़ार्ड हो या फिर किसी भी तरह का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इसमें भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हिल एरिया में जाके कुछ ऐसे काम कर रहे हो कि मैं तो यहाँ फैक्ट्री लगाऊँगा, ये करूँगा। लेकिन इस तरह से नहीं कि आपको प्रोटेक्शन तो रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट का, ठीक है? तो वो कहाँ से आपको मिलती है? 19(1)(g) से, ठीक है? तो ये सब रिलेट कर रही है चीज़ें, आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे क्या? बताओ भई। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और अगर मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें जो एकदम एनवायरनमेंट में मिली है ना, बहुत सारा एनवायरनमेंट और ये लॉ से जो चीज़ें हम मान रहे हैं कि यहाँ से कुछ पावर मिली है, कुछ मतलब ये एनवायरनमेंट की बहुत चर्चा हो रही है, एक एक क्रांति सी आई है बेसिकली, है ना? कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो पीआईएल लगती है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है ना? अंडर आर्टिकल 32 एंड 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन ए वेव ऑफ एनवायरमेंटल लिटिगेशन। बेसिकली एनवायरनमेंट में जितना ये बूम आया है उतना की भी ये हमें सुरक्षित ये चाहिए, तो जो पीआईएल है लगाते हैं अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 2 to 6, उसके तहत ये बड़ा अच्छा है। ये है क्या आर्टिकल 2 to 6 बेसिकली और 32? तो आर्टिकल 2 to 6 है जो 226 है, याद रखना। एम्पावर द हाई कोर्ट टू इश्यू रिटन डायरेक्शंस प्राइमरली विद इन देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। जैसे जैसे क्या है, आर्टिकल जो 226 है वो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का इशू देता है, मतलब अधिकार है उनको कि वो रिट जारी कर सकता है, एम्पावर करता है। और आर्टिकल 32 है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को कन्फर द सुप्रीम कोर्ट विद एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट अक्रॉस द कंट्री। वो आर्टिकल 32 के तहत पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो फंडामेंटल राइट्स है उनको पूरे देश में अच्छे से लागू करे, ठीक है। और आर्टिकल 2 to 6 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है बेसिकली हाई कोर्ट के पास। तो इसके तहत जो पीआईएल वगैरह लगती है बेसिकली, वहां पे इन्वायरमेंट में बहुत ही बढ़िया एक क्या आया है, मस्त वाला मतलब क्या कहते हैं, एक वो आया ना अवेयरनेस टाइप, आप लोग पीआईएल लगा देते हैं। और कुछ इन्वायरमेंट केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको आपको बहुत फेमस रहे हैं, ये जैसे द लीडिंग इन्वायरमेंट केसेस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड केस ऑफ क्लोजर ऑफ लाइमस्टोन क्वेरी इन द देहरादून रीजन। देहरादून क्योरिंग केस है ना, जो बेसिकली हाँ, ठीक है ना?
और द इंस्टॉलेशन ऑफ सेफगार्ड एट क्लोराइड जो क्लोरीन प्लांट है वो बंद करवाया गया था दिल्ली में। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फॉर्म एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ये बड़े-बड़े बेसिकली केसेस रहे हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छा काम किया। बेसिकली जो माइनिंग वगैरह का जो देहरादून का था, क्लोरीन प्लांट का था दिल्ली के अंदर, है ना? वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फॉर्म ऑफ यूनियन इंडिया, द कोर्ट ऑब्जर्व द precautionary principle and polluter pays principle, है ना? और एसेंशियल फीचर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे भी बात हुई थी इस केस में। तो ये बहुत सारे कुछ फेमस केसेस रहे हैं बेसिकली, है ना? जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे। ऐसा लग रहा है ना कि हम पॉलिटिकल साइंस की कुछ बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है ना? तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं बेसिकली, ये आता है, बिल्कुल आते हैं ये आर्टिकल। और आपसे आपने पेपर देखा हो तो पूछे जाते हैं ना? अरे पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैं अगर बात करूँ तो, क्या पूछा गया था? राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज गारंटीड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कौन से आर्टिकल के तहत क्लीन एनवायरनमेंट की गारंटी की बात की गई है भारत के संविधान में? तो इसका पोल दे देता हूँ, आप लोग कमेंट करके नहीं को पोल देता हूँ, पोल दे देता हूँ, पोल दे देता हूँ। ये लो पोल, करिए करिए करिए। हम्म। तो कौन सा हो गया? आर्टिकल 21। बहुत है बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बात हो गई। आर्टिकल 21। और ये क्वेश्चन भी आया है, देखो क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to protect and improve the natural environment and to have compassion for living creature, ये बात की गई है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन की बात। तो मैं पोल दे रहा हूँ, अभी आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें सुनी है, अब बताना इसका आंसर। वेरी नाइस, सबने ठीक किया। राइट आंसर आर्टिकल 51 ए। अच्छा, मैं इसका राइट आंसर तो ये है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे को बताओ रियल में कि अभी पढ़ने से पहले ज्यादातर स्टूडेंट 48 ए करते थे। ऐसे कोई स्टूडेंट है क्या? ईमानदारी से बता दो प्लीज कि ये बात पढ़ने से पहले, क्योंकि इससे मुझे जानकारी मिलेगी ना कि आपको पता था कि नहीं पता था कि ऐसी कोई बात आती थी तो 48 ए करते थे क्या? अच्छा, कंफ्यूजन होता था। चलो बहुत बढ़िया। हो जाता था ना, अब तो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना कि 21 क्या है, 48 ए क्या है, 47 क्या है, 51 ए क्या है ना? ये सब आपको पता लग गया। चलो बहुत बढ़िया। और भी बात करेंगे कुछ, जैसे जो पावर इम्पावरमेंट मिलती है बेसिकली पार्लियामेंट को, कि वो पूरी कंट्री के लिए, है ना? या फिर कोई मतलब इम्प्लीमेंट करती है ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन, वो कौन से आर्टिकल से मिलती है? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल 253, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। आर्टिकल 253 empower parliament to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing treaties, international agreements and conventions। बेसिकली जो आप हम बात करते हैं कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी होनी है, ये बेसिकली एग्रीमेंट है कोई इंटरनेशनल, ये कन्वेंशन, बहुत सारे इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे पढ़ते हैं ना, ये कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये एग्रीमेंट, ये पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली कौन से आर्टिकल के साथ हमारी पार्लियामेंट को ये पावर मिलता है, क्या ये इस तरह से कहाँ से ये शक्ति मिलती है? तो हम कहें आर्टिकल 253 से इसको ये इम्पावर मिलता है। तो ये याद रखोगे। अरे बताओ, जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखना। क्वेश्चन था, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was the Environment Protection Act 1986 enacted? Under which article of Constitution of India was the Environmental Protection Act 1986 enacted? कौन से आर्टिकल के तहत? यानी
कौन से आर्टिकल के तहत जो ईपी आया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वो एक्ट में आया, कहाँ से पावर मिली, किसको, संसद को, यही पूछना चाह रहा है। तो कहाँ से मिली, तो ये बता देते हैं। चलो कमेंट करके बताओ कहाँ से मिली, कहाँ से मिली, कमेंट करके बताओ। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। 253 से, कहाँ से मिली, 253। तो अब समझो उसको, दोबारा से एक बार समझो क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 253 एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना है, तो ये कहाँ से, यही बात है, एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो बहुत बढ़िया। अब आईएसओ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आईएसओ का। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से इन्वायरमेंट साइंस की डिटेल में तैयारी करनी है और डिटेल में लेक्चर्स को सुनना है, बिल्कुल इंटरेक्शन के साथ, प्रॉपर डिस्कशन के साथ, और पूरा सिलेबस 10 की 10 यूनिट अच्छे से करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.swmg.in, या फिर आप मोबाइल ऐप SWMG पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।